गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 में आज का हमारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम है उत्परिवर्तन और इसके प्रकार। आज हम जानेंगे कि उत्परिवर्तन क्या होता है और उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं उत्परिवर्तन और इसके प्रकार। देखिए, उत्परिवर्तन का मतलब क्या है। उत्परिवर्तन का मतलब ये है कि किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाना। जो चीज़ है वो स्वयं वो ना रहकर किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे। फिर ये कोई वस्तु हो सकती है या कोई जीन हो सकता है या डीएनए हो सकता है, तो ये कोई भी चीज़ हो सकती है जो दूसरी चीज़ में बदल सकती है। इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन। वैसे तो उत्परिवर्तन को हम जैव विकास में बताते हैं, जब जैव विकास का चैप्टर पढ़ाते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि आपका 30% जो कोर्स कम कर दिया गया है, तो 30% कोर्स कम करने की वजह से वो चैप्टर आपका हटा दिया गया है। ठीक, जैव विकास। तो हम इस टॉपिक उत्परिवर्तन को हम इसी डीएनए में ही बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक डीएनए से ही रिलेटेड है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जानते हैं उत्परिवर्तन क्या होता है। देखिए, उत्परिवर्तन को जानने से पहले हम कुछ चीज़ जान लें। जैसे हम मान लेते हैं कि डीएनए तो हमको पता ही है कि डीएनए होता है। ठीक, डीएनए पर क्या लगे, जैसे मान लेते हैं जीन डीएनए है तो डीएनए पर जीन्स लगे होते हैं। ठीक, डीएनए पर क्या होते हैं, डीएनए पर होता है जीन्स। क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। ठीक, और जीन्स होते किस रूप में है, तो ये कोड के रूप में होते हैं। कोड जैसे AUGC CCC, तो इस प्रकार से जो ये डीएनए होता है तो डीएनए पर जो जीन्स होते हैं तो वो कोड के रूप में होते हैं। और इन्हीं कोडों के अनुरूप क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है। ठीक, आरएनए बनता है और आरएनए के बाद क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। तो डीएनए है, डीएनए पर जीन्स लगे हुए हैं और उन्हीं जीन्स के अनुसार हमारा आरएनए बनेगा और जैसा आरएनए बनेगा वैसे ही प्रोटीन बनेगी। अब प्रोटीन काहे से बनती है, तो प्रोटीन बनती है अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल, जो अमीनो एसिड होते हैं, जब ढेर सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तब बनती है प्रोटीन। और अमीनो एसिड काहे से मिलकर बने होते हैं तो हम आपको बता ही चुके हैं। जेनेटिक कोड, पूरा जेनेटिक कोड में हम आपको पूरी सारणी बनवा चुके हैं। तो वो किसी न किसी अमीनो अम्ल के लिए होते हैं जो ट्रांसफर आरएनए लेकर एमआरएनए पर आता है। ठीक, तो जो अमीनो अम्ल होंगे वो ढेर सारे अमीनो अम्ल मिलकर पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़कर एक प्रोटीन बनाएंगे। ये सब आप पूरा जान चुके हैं इस चैप्टर में। और प्रोटीन किसके द्वारा बनेगी, आरएनए के द्वारा बनेगी। आरएनए किससे बनेगा, तो डीएनए से बनेगा और डीएनए पर जो जीन्स लगे होंगे उसके द्वारा बनेगा। अगर हम देखिए, बहुत ध्यान से देखना, अगर आपने इसको समझ लिया तो समझ लिया आपने पूरा उत्परिवर्तन समझ लिया। देखिए कि अगर हम किसी प्रकार से जो डीएनए है, डीएनए पर जो जीन्स लगे हुए हैं, अगर हम उस जीन्स को बदल दें, अगर हम उस जीन्स को बदल दें तो क्या होगा कि जो हमारा आरएनए है, जो आरएनए है, आरएनए जो बनेगा इस जीन्स के द्वारा, जो आरएनए बनेगा तो आरएनए बदल जाएगा। और जब आरएनए बदल जाएगा तो आरएनए के द्वारा बनने वाली प्रोटीन बदल जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाएगा अगर हम जीन्स को बदल दें। जीन्स बदलेंगे डीएनए के तो आरएनए बदल जाएगा, आरएनए बदल जाएगा तो प्रोटीन बदल जाएगी। और जब प्रोटीन, क्योंकि जैसी प्रोटीन होगा वैसा ही जीव शरीर बनेगा, वैसी कोशिका बनेगी। तो जैसी प्रोटीन वैसा जीव शरीर। ठीक, वैसा ही जीव शरीर बनेगा। अगर हम जीन्स बदल दिए तो आरएनए बदल जाएगा, आरएनए बदल गया तो प्रोटीन बदल जाएगी और प्रोटीन बदल गया तो जीव शरीर बदल जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि जीव शरीर में 2 हाथ बनने की प्रोटीन है। अगर उस जीन्स में डीएनए के जीन्स में 4 हाथ बनने की प्रोटीन आ जाए, तो 4 हाथ बनने की प्रोटीन आ जाए तो उसी प्रकार से वो आरएनए बन जाएगा। क्योंकि जैसा जीन्स बदल गया 4 हाथ की प्रोटीन वाला तो वैसा आरएनए बदल जाएगा। और जब आरएनए बदल गया तो 4 हाथ की
प्रोटीन बन जाएगी, और जब 4 हाथ की प्रोटीन बन जाएगी, मतलब 4 हाथों वाली जब प्रोटीन बन जाएगी तो 4 हाथों वाला शरीर बन जाएगा। मतलब पूरा का पूरा डिपेंड करता है जीन पर। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक, उत्परिवर्तन, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम ही पूरा बदल जाता है। तो यही प्रोसेस को यहाँ पर लिखा गया है। अब इसी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, देखिए आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अणुओं के रासायनिक परिवर्तन, अणुओं के रासायनिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। देखिए इस पर जो डीएनए पर जो जीन्स लगे होते हैं वो एक रासायनिक रूप में होते हैं। ठीक, उसमें नाइट्रोजन बेसेस और ये सब होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, मतलब पूरा न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड पूरा एक रासायनिक रूप है उसका। तो वही बताया गया है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अणुओं के रासायनिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। मतलब डीएनए पर जो भी चीजें पाई जाएंगी, मतलब पूरा न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो न्यूक्लियोटाइड एक रासायनिक रूप में होगा, और अगर हम उसमें परिवर्तन कर दें, जैसे A डबल बॉन्ड T लगा हुआ है, नाइट्रोजन बेस A डबल बॉन्ड T लगा हुआ है, और हम वहां पर उसको हटा दें और उसके स्थान पर G ट्रिपल बॉन्ड C लगा दें, तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा वहां पर जब आरएनए बनेगा तो पूरा का पूरा आरएनए ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि डीएनए का जीन बदल गया है। ठीक, तो वही है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के अणुओं के रासायनिक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। डीएनए अणुओं में प्रोटीन के संश्लेषण की संकेत सूचनाएं जीन्स में होती हैं। वही बता चुके आपको, डीएनए अणु में प्रोटीन के भाई डीएनए के द्वारा ही तो प्रोटीन बन रही है, तो डीएनए अणुओं में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जीन्स, डीएनए अणुओं क्या संकेत सूचनाएं जीन्स में होती हैं। तो जो संकेत सूचनाएं होती हैं वो जीन्स के रूप में होती हैं। कैसे? जीन्स के रूप में होती हैं। कहाँ? डीएनए में। और काहे के लिए? प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती हैं। तो वही बात लिखी हुई है कि डीएनए अणुओं में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए संकेत सूचनाएं जीन्स में होती हैं। हम यहां पर जान चुके हैं, आगे देखते हैं। परंतु जीन्स के अतिरिक्त डीएनए अणुओं में ऐसे गैर जीनी खंड भी होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं नहीं होती। देखिए डीएनए बहुत बड़ा होता है और हम आपको बता ही चुके हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए पर कोडिंग खंड भी होते हैं जिस पर जीन्स पाए जाते हैं, और डीएनए पर ऐसे खंड भी होते हैं जिन पर जीन्स नहीं होते हैं। तो ऐसे जीन्स को क्या बोलते हैं? गैर जीनी खंड। ऐसे डीएनए के खंड जिन पर जीन नहीं पाए जाए तो उनको क्या बोलते हैं? गैर जीनी खंड भी कहते हैं। परंतु जीन्स के अतिरिक्त डीएनए अणुओं में ऐसे गैर जीनी खंड भी होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं नहीं होती हैं। सीधी सी बात है, जब जीन होगा तो आरएनए बनेगा, आरएनए बनेगा तो प्रोटीन बनेगी। जब जीन ही नहीं है तो आरएनए नहीं बनेगा, आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। वही बात बताया गया है। परंतु जीन्स के अतिरिक्त डीएनए अणु में कुछ ऐसे गैर जीनी, मतलब जिन पर जीन्स ही नहीं है, गैर जीनी खंड भी होते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण की सूचनाएं नहीं होती हैं। ये जीन्स कार्यों को नियंत्रित करते हैं, मतलब होंगे वहां पर तो ये क्या करेंगे, जो भी प्रक्रिया चल रही है तो उसको रेगुलेट करेंगे, उसको देखभाल करेंगे कि प्रक्रिया सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये जीन्स कार्यों को नियंत्रण करते हैं, कार्यों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। आगे उत्परिवर्तन प्रक्रिया में जो उत्परिवर्तन होगा, उत्परिवर्तन प्रक्रिया में डीएनए के नाइट्रोजन बेसों के अनुक्रम बदल जाते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं कि डीएनए में जीन्स होते हैं और जीन्स किस रूप में होते हैं? नाइट्रोजन बेसेस के रूप में लगे होते हैं। भाई ए सी जी ए यू जी, इस प्रकार से नाइट्रोजन बेसेस लगे होते हैं। अगर हम इसका नाइट्रोजन बेस बदल दें तो पूरा का पूरा जीन बदल जाएगा। जीन बदल गया तो वही हमारा आरएनए बदलेगा, आरएनए बदलेगा तो प्रोटीन बदल जाएगी। तो वही बताया गया है कि उत्परिवर्तन प्रक्रिया में डीएनए के नाइट्रोजन बेसों के अनुक्रम बदल जाते हैं। ठीक, यदि उत्परिवर्तन किसी जीन में होता है तो उसी परिवर्तन के अनुसार संबंधित जीन के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्लों के अनुक्रम बदल जाते हैं। यदि उत्परिवर्तन किसी जीन में होता है, मान लेते हैं किसी डीएनए के किसी जीन में उत्परिवर्तन हो गया। अब जीन में उत्परिवर्तन हो गया तो क्या होगा? तो उसी परिवर्तन के अनुसार, जो परिवर्तन हो गया उसी परिवर्तन के अनुसार संबंधित जीन के नियंत्रण में,
अब जीन के नियंत्रण में आरएनए बन रहा है, तो आरएनए भी तो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। डीएनए डबल स्टैंडर्ड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड, आरएनए में केवल एक ही सूत्र पाया जाता है, लेकिन है तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही। तो जब सीधा सीधा कहें, जब डीएनए बदल गया, डीएनए का जीन बदल गया, तो जीन के बदलने से जीन के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाली पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, भले एक ही सिंगल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हो, लेकिन हम इसको पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला भी कह सकते हैं। आरएनए को क्या कह सकते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो जीन के नियंत्रण में संश्लेषित होने वाले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के अमीनो अम्ल, देखिए जब अमीनो अम्ल बदल जाएगा तो प्रोटीन अपने आप बदल जाएगी, क्योंकि बहुत से अमीनो अम्ल मिलकर ही तो प्रोटीन बनाते हैं। ठीक, तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के अमीनो अम्लों के अनुक्रम बदल जाते हैं, जिससे बनने वाली कोशा या जीव का दृश्य रूप प्रभावित होता है। मतलब जैसा डीएनए बदल गया तो डीएनए से आरएनए अर्थात आरएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बदल जाएगी, और आरएनए की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बदल जाएगी तो आरएनए पर जो अमीनो अम्ल लगेंगे वो भी आरएनए के अनुसार ही लगेंगे, तो जिससे क्या होगा? प्रोटीन बदल जाएगी, और प्रोटीन बदल गई तो जीव दिखना चाहिए था 2 हाथों वाला, अब दिखने लगा 4 हाथों वाला, क्योंकि उसमें तो शरीर में 4 हाथ बन जाएंगे, 4 पैर बन सकते हैं, 2 सर बन सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उत्परिवर्तन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक जीन बदल गया है। ठीक, तो इसीलिए लिखा है कोशा, या तो कोशिका का बदल जाएगा, पूरा कोशिका बदल जाएगी, या जीव का दृश्य रूप प्रभावित होगा, पूरा का पूरा जीव ही दूसरी तरीके से दिखने लगेगा। भाई जिसके 4 हाथ या 4 पैर हो जाएंगे तो वो दूसरी तरीके से दिखने लगेगा, इसीलिए बोलते हैं इसको कि जीव का दृश्य रूप प्रभावित होता है। आगे इसके विपरीत यदि उत्परिवर्तन गैर जीनी खंडों में होता है तो दृश्य रूप लक्षण प्रभावित नहीं होते हैं। भैया देखिए, जब जीन ही नहीं है, डीएनए का ऐसा खंड जिसमें जीन ही नहीं है, तो अगर उसमें कोई परिवर्तन हो भी रहा है तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक, तो वही बात लिखी है कि इसके विपरीत यदि उत्परिवर्तन गैर जीनी खंड में होता है तो दृश्य रूप लक्षण प्रभावित नहीं होते हैं, दृश्य रूप लक्षण अप्रभावित ही रहते हैं। ठीक, उत्परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं। उत्परिवर्तन जो हो सकते हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। ठीक, कौन कौन से हो सकते हैं तो देखते हैं। देखिए, उत्परिवर्तन जो होते हैं आपके, वो 2 ही प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है जननिक उत्परिवर्तन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जननिक उत्परिवर्तन, क्योंकि जो आपके रियल उत्परिवर्तन होते हैं वो जननिक उत्परिवर्तन ही होते हैं। दूसरा आता है आपका दैहिक उत्परिवर्तन, सोमैटिक म्यूटेशन। ठीक, जननिक उत्परिवर्तन को क्या बोलते हैं? जेनेटिक म्यूटेशन। दूसरा आता है दैहिक उत्परिवर्तन। देखिए, जैसे ये डीएनए है, डीएनए बदल गया, जीन बदल गए उसके, तो आरएनए बदलेगा, आरएनए बदलेगी तो प्रोटीन बदलेगी। ठीक, अगर ये जीन मान लीजिए नॉर्मल शरीर में बदल जाए, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बाई चांस आपके कोई रेडिएशन आपके ऊपर आ जाए, या आप अल्ट्रा वायलेट किरणों कोई पड़ जाए, या फिर एक्सरेज पड़ जाए, जैसे आप एक्सरे कराने गए, वहां पर कोई एक्सरे आई और आपके कोशिका में आ गई, और कोशिका में आकर उसके डीएनए से जुड़ गई या डीएनए में परिवर्तन कर दिया, तो क्या होगा? आपके शरीर के ऊपरी हिस्से का एक कोशिका जो है परिवर्तित हो गई। हो सकता है वो कोशिका कैंसर में बदल जाए। ठीक, हो सकता है वो कोशिका कैंसर में बदल जाए, लेकिन जो हमारे शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई दिक्कत आई है तो इसका ये तो संबंध नहीं है कि वो हमारी जननिक कोशिकाओं से जननिक कोशिकाओं में उसका कोई रोल है, और वो हमारे अगली पीढ़ी को भी जो है वैसे ही बना देगी जैसे हम। ये तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में हुआ है। लेकिन अगर यही जीन युग्मकों में बदल जाए, युग्मकों के डीएनए में अगर जीन परिवर्तन हो जाए, क्योंकि देखिए, क्योंकि हम जान चुके हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक मेल होता है और एक फीमेल होती है। मेल स्पर्म अर्थात नर युग्मक को मुक्त करता है और मादा युग्मक को मुक्त करती है। नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं, और जाइगोट क्या बनाता है? एक नया जीव बना देता है, भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से नया जीव बन जाएगा। ठीक, अगर हम नर युग्मक और मादा युग्मक के डीएनए में बदल दें, या जननिक कोशिका जो हमारे युग्मकों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी कोशिकाएं जो युग्मकों का निर्माण करती हैं, नर में नर युग्मक बनते हैं और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। ठीक, तो ऐसी कोशिकाएं जो युग्मकों का निर्माण करती हैं, अगर हम उन कोशिकाओं में डीएनए में जीन बदल दें तो उससे क्या बनेगा? जो युग्मक बनेगा उसमें भी जीन बदल जाएगा,
और जब युग्मक बदल जाए, युग्मक में जीन बदल जाएगा, तो जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलेंगे और जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से जब नया जीव बनेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जननी कोशिका में परिवर्तन होने से युग्मकों में परिवर्तन हो गया था, फिर वो चाहे मेल में हो या फीमेल में हो। ठीक, तो इस प्रकार से अगर युग्मकों में परिवर्तन हो गया, जननी कोशिकाओं में परिवर्तन हो गया, तो उनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, और जाइगोट में जो भी चीज आ जाएगी, जीव शरीर भी वैसा ही बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा आनुवंशिक। क्यों? क्योंकि उसके बाद जितनी भी संतानें जन्म लेंगी, सब में वो कहीं ना कहीं लक्षण जरूर मौजूद होगा। तो ऐसे जो लक्षण, जो उत्परिवर्तन हमारे जननिक कोशिकाओं में हो जाएंगे, उन्हीं को हम जननिक उत्परिवर्तन कह देंगे। अगर कोई उत्परिवर्तन हमारे शरीर की कोशिकाओं में हो रहे हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, दैहिक। दैहिक माने क्या होता है? शरीर, देह, देह माने शरीर। तो जब हमारे शरीर में कोई उत्परिवर्तन होगा, तो हम उसको बोलेंगे दैहिक उत्परिवर्तन। तो हम पहले जानेंगे जननिक उत्परिवर्तन क्या है, जैसा कि हम आपको बता ही चुके हैं जननिक उत्परिवर्तन के विषय में, लेकिन हम यहां पर उसका पूरा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में जेनेटिक म्यूटेशन। वास्तविक उत्परिवर्तन इन्हीं उत्परिवर्तनों को कहते हैं, वास्तविक उत्परिवर्तन उन्हीं उत्परिवर्तनों को कहते हैं जो आनुवंशिक होते हैं। भाई, उत्परिवर्तन तो वही होंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाए और दूसरी पीढ़ी को बदल दे जाके, तो उन्हीं को हम उत्परिवर्तन कहेंगे। कोशिकाओं में मान लीजिए कोई शरीर है, अगर उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है तो वो एक ही पीढ़ी तक सीमित है। जब ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो अगली पीढ़ी में वो लक्षण जाएंगे नहीं। ठीक, तो इसीलिए वास्तविक उत्परिवर्तन वही उत्परिवर्तन होते हैं जो आनुवंशिक होते हैं। जननिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं। जननिक उत्परिवर्तन कैसे होते हैं? आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं। हम आपको बता ही चुके हैं जननिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक उत्परिवर्तन क्या होंगे, क्योंकि युग्मकों में को ये बदल देंगे, युग्मकों के जीन्स को बदल देंगे। तो जननिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक उत्परिवर्तन होते हैं। ये उत्परिवर्तन जीवों में बनने वाली जननिक कोशिकाओं में होते हैं। तो जननिक उत्परिवर्तन कहाँ होते हैं? तो जो जननिक उत्परिवर्तन है वो जननिक कोशिकाओं में होते हैं। जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो जो जेनेटिक सेल्स हैं, जो जननिक सेल्स हैं उसमें हो जाते हैं। ठीक, जो युग्मक बनते हैं, जो युग्मक बनाते हैं, मतलब जननिक कोशिकाएं क्या बनाएंगी? युग्मक बनाएंगी। अब जननिक कोशिकाओं में ही अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये क्या बनाएंगे? युग्मक। तो ये बनाने वाले युग्मकों में भी गड़बड़ हो जाएगी। तो वही बात है कि ये उत्परिवर्तन जीवों में बनने वाली जननिक कोशिकाओं में होते हैं जो युग्मक बनाते हैं। जननिक कोशिकाएं क्या बनाती हैं? युग्मक बनाती हैं। युग्मकों में होने वाले परिवर्तन अगली पीढ़ी में बनने वाले शरीर में वंशागत हो जाते हैं, क्योंकि युग्मक ही आगे चलकर क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन करेंगे, और फर्टिलाइजेशन करने अर्थात निषेचन करेंगे। निषेचन करने के बाद एक नया जीव शरीर अर्थात जाइगोट के द्वारा नया जीव शरीर बनाएंगे। तो जब युग्मक बदल गए, जननिक कोशिका बदल गई, तो युग्मक बदल जाएंगे, युग्मक में जो है जीन बदल जाएंगे, और जब जीन बदल गए युग्मकों के, तो जब निषेचन करेंगे ये, तो बनने वाला शरीर भी बदल जाएगा, और इस शरीर में क्या हो जाएंगे? ये लक्षण आनुवंशिक हो जाएंगे, अर्थात वंशागत हो जाएंगे। तो ये था हमारा जननिक उत्परिवर्तन। दैहिक उत्परिवर्तन। दैहिक उत्परिवर्तन क्या होते हैं कि ये जो होते हैं ये आनुवंशिक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो मान लीजिए पूरे 1 साल तक धूप में काम किया, एक व्यक्ति ने पूरे 1 साल धूप में काम किया और उसका शरीर काला हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी संतान जो भी जन्म लेने वाली है वो भी काली जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि उसके संतान ने तो कोई धूप में काम किया नहीं। ठीक, तो ये जो परिवर्तन होते हैं ये केवल एक ही शरीर तक सीमित रहते हैं, अगली पीढ़ी में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये देह में ही सीमित रहते हैं, जननिक कोशिका में नहीं जाते। क्योंकि जो हमारी देह की कोशिकाएं हैं इनका जनन से कोई संबंध नहीं, केवल जो जननिक कोशिकाएं हैं उन वही युग्मक बनाती हैं। तो इसलिए ये जो लक्षण होते हैं, जो ये परिवर्तन होते हैं, ये अगली पीढ़ी में जा नहीं पाते हैं। तो इन्हीं को हम जान लेते हैं दैहिक उत्परिवर्तन क्या है। तो देखते हैं, इस प्रकार के उत्परिवर्तन कभी कभी भ्रूणीय विकास की अवधि में ऐसे हानिकारक पदार्थों के बन जाने से होते हैं जिनके प्रभाव से भ्रूण कोशिकाओं के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु दृश्य रूप लक्षण बदल जाते हैं। मतलब जैसे कोई भ्रूण है, युग्मक के द्वारा निषेचन हो गया ठीक से अच्छे से और जाइगोट बन गया, जाइगोट से भ्रूण बन गया, भ्रूण से शिशु का विकास हो रहा था, लेकिन बाय चांस ऐसा कोई भी परिवर्तन हो जाए,
या मान लेते जायगोट बन गया और जायगोट बनने से जायगोट में विदलन होना शुरू हुआ और जायगोट जो था वो दो भागों में बट गया। लेकिन वो जो जायगोट जो दो भागों में बटा, वो दो पार्ट्स में जब बट गया तो वो दोनों पार्ट्स अलग नहीं हुए। आपने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे ऐसे जन्म लेते हैं कि जिनका सिर जुड़ा होता है, पेट जुड़ा होता है या पैर जुड़े होते हैं, तो दोनों के पैर जुड़वा होते हैं। तो ठीक, तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो जायगोट होता है, जायगोट में विभाजन हो जाता है, मतलब जायगोट दो पार्टों में डिवाइड हो गया, लेकिन वो पूरी तरीके से पृथक नहीं हो पाता है। पूरी तरीके से पृथक नहीं हो पाता है तो वो जायगोट आपस में जुड़ा रहता है और फिर भ्रूणी विकास भी इसी प्रकार हो जाता है। ठीक, तो ये कुछ हानिकारक पदार्थों या कुछ परिवर्तनों की वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो संतान जन्म लेगी, जो आपस में जुड़ी हुई है, तो उसकी अगली संतान भी ऐसे जुड़ी ही जन्म लेगी, ये निश्चित नहीं है। ठीक, तो यही बताया गया है कि इस प्रकार के उत्परिवर्तन कभी कभी भ्रूणी विकास की अवधि में ऐसे हानिकारक पदार्थों के बन जाने से होते हैं जिनके प्रभाव से भ्रूण कोशिकाओं के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जो भ्रूण है, भ्रूण की कोशिकाओं में कोई परिवर्तन, भ्रूण की कोशिकाओं के डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, लेकिन दिखाई अलग तरीके से देने लगता है। भाई जब दो बच्चे आपस में जुड़े हुए हैं तो हमको अलग ही दिखाई देंगे वो, तो उनका क्या बदल जाएगा? उनका दृश्य रूप लक्षण बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? दृश्य रूप लक्षण बदल जाएगा। ठीक, इन पदार्थों को टेराटोजीन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इन पदार्थों को क्या बोलते हैं? जो हानिकारक पदार्थ होते हैं इनको क्या बोलते हैं? टेराटोजीन्स बोलते हैं। ऐसे उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होते। भाई कुछ परिवर्तन हो गया, कुछ हानिकारक जो है पदार्थ बन गए तो उसकी वजह से कोशिका में परिवर्तन हो गया, लेकिन भाई वो जननी कोशिकाओं में तो परिवर्तन हुए नहीं। तो ऐसे उत्परिवर्तन जो होंगे वो कैसे होंगे? आनुवंशिक नहीं होंगे। ठीक, इसके विपरीत वयस्क शरीर की दैहिक कोशिकाओं में वातावरण के हानिकारक पदार्थ, ठीक, वातावरण के हानिकारक पदार्थ, विकिरण, मान लीजिए कोई अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या एक्स रेज हैं, कोई भी किरण आ जाए तो वातावरण के हानिकारक पदार्थ, विकिरणों, वायरसों द्वारा डीएनए के अणुओं में परिवर्तन हो सकते हैं। ठीक, मतलब कोई हानिकारक पदार्थ या कोई भी रेज हो सकती हैं या वायरस हो सकते हैं जो हमारे डीएनए अणुओं में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं तक में बदल जाती हैं। आपने कैंसर देखा होगा, कैंसर भी एक प्रकार का उत्परिवर्तन है। ठीक, क्योंकि उसमें ये नहीं होता है कि अगली पीढ़ी में कैंसर होगा ही, लेकिन जो एक व्यक्ति को कैंसर हुआ है तो उसकी देह की कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन हो गए हैं। ठीक, तो वो भी एक प्रकार के दैहिक उत्परिवर्तन है। तो जब ये परिवर्तन हो गए तो इसकी वजह से क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो कैंसर कोशिकाओं तक में बदल जाती हैं, परंतु इन कोशिकाओं का जनन से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे हाथ की कोशिका में कोई किसी व्यक्ति के कैंसर हो जाए तो उसका जनन से क्या लेना देना, जनन संबंधी चीजों से क्या लेना देना। ठीक, तो वो कोशिकाएं जनन संबंधी कार्यों में तो भाग लेंगी नहीं, तो कोशिकाओं का जनन से कोई संबंध नहीं होता है और इन जनन से कोई संबंध ना होने के कारण यह लक्षण आनुवंशिक नहीं होते हैं। कुल मिलाकर हमने यह जान लिया कि जो दैहिक उत्परिवर्तन होते हैं वो आनुवंशिक नहीं होते हैं, वो केवल एक ही शरीर तक सीमित रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जननी कोशिकाओं से कोई संबंध नहीं होता है। जबकि जो हमारे वास्तविक उत्परिवर्तन होते हैं जो अगली पीढ़ी में आते हैं वो हमारे जननिक उत्परिवर्तन होते हैं जो हमारे जननिक कोशिकाओं में होते हैं और युग्मकों के जीन्स को बदल देते हैं। तो यहाँ पर हमने जननिक उत्परिवर्तन जान लिया, दैहिक उत्परिवर्तन जान लिया और उत्परिवर्तन क्या होता है यह भी हमने अच्छे तरीके से जान लिया। उम्मीद है कि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।